प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम माइस्क्वेल डाटाबेस का टेबल्स और डाटाबेस का स्ट्रक्चर जानना, उसको बदलना, उसके अलावा प्राइमरी कीज़ के बारे में जानेंगे, कैसे सेट करते हैं, तथा कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए जैसे माइस्क्वेल के बाद -u के बाद यूज़र का नाम माई यूज़र, फिर -p के बाद पासवर्ड चाहें तो दें या न दें, नहीं देंगे तो मांगेगा। तो ये कमांड हम यूज़ करते हैं। और हमारा लाइनक्स सिस्टम है तो सूडो इसके पहले यूज़ करते हैं। सूडो फिर माइस्क्वेल लिखकर, इतना कमांड लिखकर, और हम ये अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट पर एंट्री करेंगे। जैसे ये हमने कर दिया है, तो इसको इंटर की अगर प्रेस करेंगे तो ये पासवर्ड फॉर प्रदीप मांग रहा है। तो अभी ये लाइनक्स यूजर का हमारा जो पासवर्ड है वो देना पड़ेगा, सिस्टम का पासवर्ड। तो दे दिया। तो अब हम लॉगिन हो गए हैं, मतलब डाटाबेस में लॉगिन हो गए हैं एज ए माई यूज़र के नाम से। अब हमको जानना है कि करंटली कौन सा यूज़र इस समय डाटाबेस में लॉग्ड इन है या किस नाम से हम लॉगिन हुए हैं। तो इसके लिए सेलेक्ट और फिर उसके बाद यूज़र फंक्शन है। जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट यूज़र लिखकर, इस ब्रैकेट खोलकर और सेमी कॉलम देंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं माई यूज़र ये दिखा रहा है, माई यूज़र @लोकल हास्ट, मतलब मेरा माइस्क्वेल सर्वर मेरे अपने लैपटॉप पर जो लोकल हास्ट जिसका डोमेन नेम है उस पर रन कर रहा है। तो यूज़र का नाम माई यूज़र और होस्ट का नाम लोकल हास्ट। उसके बाद अगर हम ये जानना चाहें कि कौन कौन से डाटाबेसेस हैं, मतलब माई यूज़र के नाम पर इसके अथॉरिटी में कौन कौन से डाटाबेस हैं, तो हम कमांड देंगे ये शो डाटाबेसेस। तो हाँ, माई यूज़र के से रिलेटेड जो भी डाटाबेसेस हैं वो दिखा देगा। इसमें इंफॉर्मेशन स्कीमा और परफॉर्मेंस स्कीमा ये सब तो माइस्क्वेल के अपने डाटाबेस हैं। माई यूज़र ने बनाया है, माई डीबी है और टेस्ट डीबी है। तो अब अगर हमको किसी डाटाबेस में मान लीजिए ओपन करना है तो यूज़ माई यूज़ के बाद डाटाबेस का नाम देना है, तो यूज़ माई डीबी कर देंगे तो हमारा माई डीबी नाम से जो डेटाबेस है उसमें हम ओपन हो जाएंगे। देखिए यूज़ माई डीबी किया तो अब ये डेटाबेस चेंज करके आ रहा है, मतलब माई डीबी को हमने ओपन कर दिया है। अब हम इस वक्त किस डेटाबेस पर हम काम कर रहे हैं, कौन सा एक्टिव डेटाबेस इस समय है, तो ये जानने के लिए ये हम कर देंगे सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट डेटाबेस और फंक्शन है तो पारेंथेसिस हम ओपन करेंगे और बंद करेंगे, फिर सेमी कॉलन देंगे। तो सेलेक्ट डाटाबेस से दिखा देगा कि करंटली ओपन कौन सा डेटाबेस है, तो माई डीबी है। तो इस तरह से हम अब इसके अंदर टेबल्स कौन कौन सी हैं, माई डीबी के अंदर तो शो टेबल्स कमांड है। यहाँ से शो टेबल्स देंगे तो माई डीबी के अंदर सारे टेबल ये दिखाएगा। तो देखिए माई टेबल 2 दिखा रहा है, माई टेबल 3 दिखा रहा है और एक टेम टेबल दिखा रहा है। अब हम किसी टेबल को अगर ड्रॉप करना है किसी टेबल को किसी डेटाबेस से, तो हम देते हैं ड्रॉप टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। जैसे हम माई टेबल 2 को ड्रॉप करना है तो कमांड होगा ड्रॉप टेबल फिर माई टेबल 2। तो देखिए हम ये दे दिया कमांड यहाँ पर और ये माई टेबल 2 को ये ड्रॉप कर देगा। देखिए क्वेरी ओके आ गया, मतलब ड्रॉप हो गई माई टेबल 2। अगर हमको माई टेबल 3 नाम से जो हमारी टेबल है उसको अगर माई टेबल नाम देना है तो उसके लिए कमांड है रीनेम। रीनेम कमांड जो है किसी टेबल का नाम बदल सकता है, तो उसके लिए रीनेम कीवर्ड है, फिर टेबल दे लिखेंगे और फिर टेबल के बाद टेबल का नाम, मतलब जिस टेबल का नाम चेंज करना हो, और 2 के बाद किस नाम से ये टेबल होगा वो देंगे। तो माई टेबल 3 को माई टेबल नाम देना है तो रीनेम टेबल माई टेबल 3 टू माई टेबल करेंगे। तो इसको हमने ये कमांड यहाँ से दी।
आप देखें तो ये देख लीजिए, ये आ गया। अब इसने क्वेरी ओके कर दिया, तो मतलब माई टेबल टू जो है माई टेबल के नाम से हो गया। और शो टेबल्स अगर हम करते हैं तो फिर ये टेबल्स को दिखा देगा। तो अभी तो हमने माई टेबल टू को डिलीट किया था और एक रीनेम भी कर दिया है। देखिए कौन कौन सी ये टेबल दिखाएगा यहाँ पर। शो टेबल्स में माई टेबल को दिखा दिया और टेम पहले से ही है। तो इस तरह से हम टेबल को देख सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। और अब अगर हमको किसी टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है, मतलब नए कॉलम जोड़ने हैं या किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, तो उस कमांड के बारे में हम आते हैं। तो उसके लिए अल्टर टेबल, अल्टर फिर टेबल का नाम माई टेबल, मतलब माई टेबल का स्ट्रक्चर हमको चेंज करना है। और नया कॉलम अगर जोड़ना है तो ऐड, फिर ये पैरेंथेसिस खोलेंगे, इसके अंदर कॉलम का स्पेक लिखेंगे। तो सबसे पहले सेविंग, मतलब कॉलम का नाम किस टाइप का, तो इंटीजर टाइप का है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 8 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, लास्ट में सेमी कॉलन। तो ये अल्टर टेबल माई टेबल ऐड, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम और टाइप और उसका साइज। तो इतना कमांड हम देंगे तो ये माई टेबल में एक और कॉलम ये जोड़ देगा, मतलब सेविंग के नाम से। तो ये देखिए क्वेरी ओके है, मतलब जोड़ दिया है इसने। अब इसमें हमको अगर दो कॉलम जोड़ना हो तब क्या करेंगे, वही कमांड है अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम माई टेबल, फिर ऐड, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे पहला कॉलम का नाम जो प्रॉफिट है, फिर टाइप इसका इंटीजर है, 8 डिजिट का है टोटल, डिफॉल्ट 0, मतलब रोज में डेटा इंसर्ट करते समय प्रॉफिट में बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू ना दे तो बाय डिफॉल्ट 0 ये लेगा। फिर कामा के बाद दूसरे कॉलम का नाम डीओजे है, फॉर डेट ऑफ ज्वाइनिंग का शॉर्ट समझिए। तो डीओजे ये कॉलम है और डेट टाइप का है, माइस्क्यूएल के अंदर जो डेट टाइप होता है उसका है। तो ये कमांड हम देंगे तो इससे हम दो कॉलम जोड़ सकते हैं, एक प्रॉफिट और एक डीओजे। प्रॉफिट इंटीजर टाइप की होगी और डीओजे डेट टाइप का होगा। अभी हम इसको देते हैं, ये यहाँ से दे रहे हैं, देखिए। तो ये भी क्वेरी ओके हो गया, मतलब कि इसने कॉलम तो है जो जोड़ दिया। अब मान लीजिए हमको कोई टेबल के अंदर किसी कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है, तो जैसा पहले बताया था अपडेट कमांड है, अपडेट, फिर टेबल का नाम माई टेबल, फिर सेट। तो अपडेट माई टेबल सेट के बाद कॉलम का नाम देंगे डीओजी और इसकी वैल्यू जो देना चाहते हैं, डीओजी को जे को हम देना चाहते हैं 22 जून 2026। तो माइस्क्यूएल के अंदर हम वाई एमएम और लास्ट में डीडी होता है, मतलब शुरू के जो 4 कैरेक्टर हैं डेट फॉर्मेट में वो ईयर होते हैं, और बीच वाले 2 जो है मंथ होता है और लास्ट वाला डे होता है। तो 22 जून 2026 इसको सेमी कॉलन में देंगे तो ये एक्चुअली डेट की स्ट्रिंग हो जाएगी। तो हम डीओजे कॉलम को ये स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग देंगे लेकिन वो इंटरनली माइस्क्यूएल में डेट टाइप का कर देता है। फिर एक कंडीशन देंगे कि किन किन रोज में करना है, तो वेयर लिख करके एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23, मतलब कि जिन जिन रोज में एज कॉलम की वैल्यू 23 है उन रोज में डीओजे कॉलम में ये 22 जून 2026 डेट कर दो। तो ये कमांड देंगे तो हमको ये हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं, करते हैं मान लीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल। तो ये दिखा दिया, अभी ये है। अभी देखिए हमने कॉलम जो बनाया था उसमें सेविंग जोड़ा था, फिर प्रॉफिट जोड़ा था, डीओजे जोड़ा था। बाय डिफॉल्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये नल लिया है और प्रॉफिट में हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रखा है तो 0 लिया है। तो मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जो देंगे वो लेगा, अगर कुछ नहीं डिफॉल्ट देंगे तो बाय ये नल लेता है। सेविंग भी नल कर दिया है। और एज और नेम और सैलरी पहले से थे कॉलम। तो अब इनमें जो है ये एज में जहां जहां ये 23 से ज़्यादा है वहां पर डीओजे में जो कि अभी नल है हमको कुछ वैल्यू रखना है। तो ऐसे कमांड होगा अपडेट माई टेबल
से DOJ इक्वल टू 22 जून 2026 और वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर ये कमांड है, तो इससे जो है हमारा जो है, अब अगर हम फिर से सेलेक्ट देंगे तो ये अपर वाली की दबाएंगे एक बार और सेलेक्ट फिर से आ गया माई टेबल। अब हम देख सकते हैं, देखिए अब देखिए एज जहाँ जहाँ 23 से ज़्यादा है, देखिए ये 24 वाली एज है तो इसका भी 22 जून 26 कर दिया। और बाकी ये देखिए ये एज में ये ये जो है 33, 24 और 25 और 26 एज में इन सब का कर दिया, बाकी सबका एज नहीं चेंज किया। तो इस तरह से हमने एक कॉलम की वैल्यू अपडेट कर दिया अपडेट कमांड के जरिए। अब मान लीजिए एक और नया कमांड हमको नया कॉलम जोड़ना है, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम माई टेबल, ऐड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम जो कि टैक्स है, फिर टाइप है इंटीजर और ब्रैकेट में 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 होगा। तो हम कॉलम ऐड कर देते हैं इसमें फिर से। और लास्ट में सेमी कॉलन दिया जाता है इसमें। देखिए अब ये ऐड कर दिया। अगर हम फिर से देखें टेबल का स्ट्रक्चर अगर जानना चाहेंगे कि कितने कॉलम हैं, किस टाइप के कॉलम हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है और प्राइमरी की है या नहीं है, तो उसके लिए डिस्क्राइब कमांड है, तो है डिस्क्राइब के बाद टेबल का नाम। तो डिस्क्राइब को शॉर्ट में हम DESC भी लिख सकते हैं, DESC भी टेबल का नाम माई टेबल ये देंगे। तो अब देखिए ये स्पेक आ गया कॉलम्स का पूरा स्ट्रक्चर। फील्ड कॉलम में एज, नेम, सैलरी, सेविंग, प्रॉफिट, DOJ, टैक्स है जो अभी जोड़े थे, सबका टाइप बता दिया, इंट, बार का, टू, डेसिमल। और देखिए ये DOJ को डेट टाइप किया है। और नल हो सकता है कि नहीं, यस, मतलब इन कॉलम में जहाँ जहाँ नल वैल्यू हो सकती है। प्राइमरी की अगर कुछ नहीं है तो यहाँ की में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ज़्यादातर नल है, एक सिर्फ प्रॉफिट का 0 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम टेबल का स्ट्रक्चर जान सकते हैं DESC कमांड के जरिए। अब मान लीजिए जो टैक्स कॉलम हम जोड़े हैं उसको ड्रॉप करना है, तो किसी भी कॉलम को ड्रॉप करने के लिए फिर वही अल्टर टेबल कमांड होता है। अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम माई टेबल, उसके बाद ड्रॉप कीवर्ड है। ड्रॉप के बाद क्या ड्रॉप करना है, तो कॉलम, तो कॉलम लिखेंगे कीवर्ड, फिर कॉलम का नाम टैक्स, जो अभी टैक्स जोड़े थे वही जोड़ेंगे, वही लिखेंगे। तो अल्टर टेबल, माई टेबल, ड्रॉप कॉलम टैक्स। तो इससे जो टैक्स वाला कॉलम है वो जो है वो ड्रॉप हो जाएगा माई टेबल से। तो ये हमने दिया। अब अगर हम फिर अगर DSC देते हैं, DSC माई टेबल, तो देखिए ये जो है दिखा दिया, इसमें जो है टैक्स कॉलम नहीं है, अभी हमने ड्रॉप कर दिया है। तो अल्टर टेबल कमांड है कॉलम को ऐड करना या ड्रॉप करना। और किसी कॉलम का डेटा टाइप मॉडिफाई करना है, जिसे मान लीजिए कि 6 डिजिट का है तो 8 डिजिट करना है जैसे, तो उसके लिए कमांड है वही अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम माई टेबल, फिर मॉडिफाई कीवर्ड है। मॉडिफाई से कॉलम का टाइप हम चेंज कर सकते हैं और उनका साइज भी। जैसे प्रॉफिट कॉलम को जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम दिए थे, प्रॉफिट कॉलम जो देख लीजिए यहाँ पर हमने दिया था, ये प्रॉफिट को इंटीजर 8 दिया था, इंटीजर टाइप का। अगर हमको डेसिमल अगर बनाना है प्रॉफिट को, तो लिखेंगे यहाँ पर मॉडिफाई के बाद प्रॉफिट मतलब कॉलम का नाम, फिर टाइप इसका डेसिमल, और 8,2 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8, और 2 प्रेसिजन मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो अल्टर टेबल, माई टेबल, मॉडिफाई, प्रॉफिट और डेसिमल 8,2, तो ये देंगे तो डेसिमल जो है प्रॉफिट जो है कॉलम जो है इंटीजर से डेसिमल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट वैल्यू उसमें हम डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये जो है कमांड हो गया। अब ये बदल दिया, क्वेरी होके आ गई। अब DSC फिर देंगे तो देखिए जो इंटीजर टाइप का था DSC माई टेबल कर दिया, तो देखिए यहाँ पर इसके पहले जो प्रॉफिट था वो इंट टाइप का था, अभी प्रॉफिट जो है ये डेसिमल हो गया 8,2। अब प्राइमरी की किसी भी टेबल में इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम किसी भी रो को जान सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे एक क्लास है
तो सारे बच्चों के कई बच्चों के नाम एक ही हो सकते हैं, लेकिन ये एज भी एक हो सकता है, लेकिन उनका रोल नंबर अलग अलग होगा। तो एक एक बच्चे को हम जानते हैं उसके रोल नंबर के हिसाब से। तो किसी भी टेबल में जो एक एक रो आइडेंटिफाई होती है प्राइमरी की से। अब प्राइमरी की हम किसी भी कॉलम को बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो भी प्राइमरी की वैल्यू हो वो रिपीट ना हो, मतलब डुप्लीकेटेड वैल्यू प्राइमरी की वाले कॉलम में अलाउ नहीं है। तो इसके लिए हमको, और ऐसे भी हम ये कर सकते हैं कि जिसे इसके लिए भी अल्टर टेबल का कमांड है। हमको एक नया कॉलम जोड़ रहे हैं आईडी नाम से जो प्राइमरी की होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अल्टर टेबल कमांड दें और टेबल का नाम माई टेबल, फिर मॉडिफाई। अगर पहले से मतलब आईडी है इंटीजर, इसको प्राइमरी की बनाना है तो आईडी इंटीजर प्राइमरी की, लेकिन आईडी नाम से कोई कॉलम हमारे माई टेबल में नहीं है, तो ये कमांड हम नहीं देंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे, हमको फिर ऐड कमांड यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से आईडी रहता और प्राइमरी की के रूप में नहीं रहता, उसको प्राइमरी की बनाना रहता, तो यही कमांड देते, अल्टर टेबल माई टेबल मॉडिफाई आईडी इंटीजर प्राइमरी की, तो इससे वो हो जाता। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि अगर आईडी वाले कॉलम में पहले से ही डुप्लीकेटेड वैल्यू हैं तो ये एरर शो कर देगा, मतलब वो प्राइमरी की नहीं बनाएगा, वो मैसेज आएगा कि इसमें डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं इस आईडी वाले कॉलम में। तो इसमें जो है एक चीज और है, यूनिक वैल्यू सब में होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर हम इस तरह का कमांड दें, मान लीजिए इंसर्ट, अगर कोई रो करना चाहे माई टेबल में और नेम सैलरी सेविंग प्रॉफिट में वैल्यूज ये देना चाहें, सुमन ये सब ये वैल्यू देना चाहें, 4 कॉलम में ये वैल्यू, तो अब इसमें आईडी हमने तो रखा नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट भी नहीं किया है, तो उससे क्या होगा कि ये इस तरह का आएगा, फील्ड आईडी डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हमने नहीं दिया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है जब किसी प्राइमरी की में हम डेटा का एंट्री करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू अगर नहीं देंगे तो क्या मानेगा। तो इन दोनों तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका है कि हम ऐसे प्राइमरी की को स्पेसिफाई करें, नाम आईडी जैसे रखा, टाइप इंट रखा, प्राइमरी की कीवर्ड है, तो इससे ये आईडी है प्राइमरी की हो जाएगी। उसके बाद ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, इससे क्या होगा, जब भी नया डेटा इंसर्ट करेंगे, नया रो इंसर्ट करेंगे उस टेबल में, तो आईडी कॉलम में जो भी वैल्यू होगी लार्जेस्ट वैल्यू वो एक बढ़ जाए, जैसे 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमको एंट्री नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह का कमांड बिना आईडी कॉलम को स्पेसिफाई किए हुए तभी संभव है जब हम आईडी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट करें। तो इसका तरीका यह है कि अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम माई टेबल, फिर ऐड, क्योंकि नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, उसको प्राइमरी की भी बना रहे हैं, तो ऐड, फिर ब्रैकेट में इस कॉलम का पूरा स्पेक स्पेक है कि नाम है आईडी, इंट टाइप का है, प्राइमरी की ये होगी, और ऑटो इंक्रीमेंट अपने से ये बढ़ता रहेगा इसकी वैल्यू। तो अगर हम ये दे दें, ये पूरा कमांड दे दें, देखिए क्वेरी ओके आ गई, मतलब प्राइमरी की इसने आईडी को बना लिया और ऑटो इंक्रीमेंट भी ये करेगा। अब डिस्क्राइब करते हैं माई टेबल को हम, तो DESC माई टेबल, लास्ट में सेमीकोलन भी जरूरी है MySQL में। देखिए इसने जो है आईडी नाम से कॉलम बनाया इंट टाइप का, और नल की जब देखिए नो लिखा, मतलब जब भी हम रिकॉर्ड एंट्री करें तो ये नल खाली नहीं, इसमें कुछ ना कुछ एंट्री करना ही है। और ये की वाले कॉलम में प्राई है, मतलब प्राइमरी की है, और ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। और इसमें अगर हम कोई ऐसा वैल्यू दें, अब इसको हम देखिए सेलेक्ट देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ऐसे ये अगर करते जाएंगे तो सेलेक्ट कमांड ऊपर वाले एरो की को दबाने से इसके पहले जो भी हम कमांड दिए हैं उसको फिर से दे सकते हैं। तो
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल देते हैं तो देखिए क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया है था और कॉलम बनाया था, इसने आईडी जो कॉलम में सारे वैल्यू 1 2 3 4 से 10 तक अपने आप दे दिया, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया पहले, हमको ये नहीं देना पड़ा। तो अगर हम आईडी वैल्यू 8 में एक ऑलरेडी रिकॉर्ड एंट्री है, तो नया रिकॉर्ड एंट्री करें और आईडी की जगह 8 ही लिख दें तो वो एरर शो करेगा। जिसे ये वाले रो है इसमें आईडी की वैल्यू 8 है जो प्राइमरी की है, तो नया रिकॉर्ड एंट्री करेंगे उसमें आईडी 8 रखेंगे तो एरर शो कर देगा। जैसे अभी अगर हम ऐसे करना चाहें, इंसर्ट इनटू माई टेबल में नया रो इंसर्ट करना है, तो कॉलम स्पेक है आईडी कामा नेम कामा सैलरी सेविंग प्रॉफिट, इन सारे कॉलम में, और वैल्यूज के बाद ब्रैकेट खोलकर ये वैल्यू देना है। तो आईडी में हमने 8 दिया है, पहली जो कॉलम की वैल्यू है। तो देखिए इसको देते हैं तो क्या करता है। ऐसे जब भी हम कमांड देंगे तो इधर जो कॉलम का नाम, जितने नाम रहेंगे उतने ही जो है यहाँ वैल्यूज भी होनी चाहिए और टाइप भी वही होना चाहिए। मतलब इंटीजर है तो इंटीजर, डेसिमल है तो डेसिमल, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। ये कमांड देंगे, आईडी ऑलरेडी है तो ये देखिए ये क्या करेगा। यहाँ पर ये जो है देखिए ये कमांड हमने दे दिया, तो अब ये जो है देखिए एरर शो कर दिया। क्या शो किया? डुप्लीकेट एंट्री 8 फॉर की माई टेबल डॉट प्राइमरी, मतलब माई टेबल के प्राइमरी की को हमने दिया है तो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। इसका तरीका भी 10 आईडी तक ऑलरेडी है। अब देखिए 11वां आईडी देते हैं अपने आप, हम दे देते हैं मैन्युअली इंक्रीमेंट करके कि करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर आईडी हमने अभी 11 दिया तो ये तो डुप्लीकेट नहीं होगी, तो मैनुअली हम दे रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं टेबल में। देखिए इंसर्ट इनटू वही माई टेबल आईडी, आईडी में हमने ये 11 दे दिया, बाकी नेम और प्रॉफिट में ये सब वैल्यूज हैं, इसको एंट्री करते हैं। देख क्वेरी ओके कर दिया, क्योंकि अभी जो पहले, इसके पहले जो आईडी में जो है 10 तक रिकॉर्ड था, मतलब आईडी की वैल्यू 10 थी लार्जेस्ट वैल्यू। अब हमने एंट्री करते समय ये 11 दे दिया तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर इसको हम सेलेक्ट देते हैं तो देखिए ये जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल, तो देखिए ये जो है आईडी में नया 11 इसने एक्सेप्ट। तो मैनुअली अगर हम श्योर हैं कि ये जो वैल्यू दे रहे हैं ये मतलब आईडी के कॉलम में नहीं है तो हम दे सकते हैं, वरना बेस्ट तरीका यह है कि हम दे ही ना, आईडी कॉलम को हम स्किप कर जाएं, हम दे ही नहीं। एक और कमांड जैसे देते हैं, हम एक और इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू माय टेबल नेम सैलरी सेविंग प्रॉफिट कॉलम में हम वैल्यू देते हैं, वैल्यूज लिख करके और ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखें। देखिए इसमें आईडी हमने नहीं दिया है, आईडी की वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये क्या करता है, लेता है या नहीं लेता है। इस कमांड को हम दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेरी ओके कर दिया, जबकि हमने आईडी नहीं दिया था, इसलिए ले लिया क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट हमने दिया है। तो ऑटो इंक्रीमेंट से जो इसमें जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एक बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल करेंगे तो इसके पहले 11 वैल्यू थी आईडी, तो एक बढ़ा करके अगली बार 12 अपने आप कर दिया, हमको नहीं देना पड़ा। अब किसी टेबल और कोई टेबल मान लीजिए हम बनाए हैं माई टेबल के नाम से, तो उस टेबल को बनाने में कौन कौन सा हम कमांड यूज किए हैं, मतलब उसका स्पेक क्या है, कोड क्या लिखे हैं, तो वो जानने के लिए इसके उससे टेबल का स्ट्रक्चर भी मालूम होता है। तो शो फिर क्रिएट टेबल, ये कीवर्ड्स हैं, और माई टेबल का नाम है, बैकस्लैश G करेंगे तो ये दिखा देगा कि मतलब जो माई टेबल है वो कैसे बनाई गई है। क्रिएट करने के समय में जो हम कमांड दिए हैं टेबल बनाने के लिए माई टेबल, तो उसका स्ट्रक्चर ये बता देगा। तो ये कमांड हम दे रहे हैं, शो क्रिएट टेबल माई टेबल।
और \g करने से वो वर्टिकली दिखा देगा, जो देखने में थोड़ा क्लियर लगेगा कि क्या कमांड है। ये हम कमांड दे रहे हैं और ये दिखा दिया। \g के बाद सेमीकोलन देना जरूरी नहीं है। \g तब यूज किया जाता है जो इस तरह के, जिसे शो क्रिएट टेबल का यूज करना। अब देखिए हमने माई टेबल, इसने क्या बताया, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में कॉलम के बाद क्रिएट टेबल, माई टेबल, एज इंट डिफॉल्ट नल, नेम बताया, वारकार, सैलरी, प्रॉफिट, देखिए डीओजे, आईडी इंट नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, और प्राइमरी की है आईडी के अंदर, और डिफॉल्ट डाटाबेस इंजन है इनोडीबी जो डिफॉल्ट है। तो ये क्रिएट टेबल का पूरा कमांड ये दिखा दिया कि कैसे टेबल हमारी बनी है। अब मान लीजिए किसी टेबल का फिजिकल स्ट्रक्चर मालूम करना हो कि टेबल कहीं करप्टेड है या नहीं है, मतलब कि सर्वर तो नहीं क्रैश कर गया है या कोई क्वेरी में एरर है, तो चेक टेबल कमांड है। चेक टेबल के बाद टेबल का नाम लिखेंगे, तो चेक टेबल माई टेबल। तो ये कमांड अगर हम देंगे यहाँ पर, तो देखिए ये चेक टेबल माई टेबल दिया, तो टेबल कॉलम में दिखाया माई डीबी डॉट माई टेबल, मतलब माई डीबी डेटाबेस के अंदर माई टेबल नाम है, तो डॉट लॉकर एक्सेस करते हैं, डाटाबेस का नाम डॉट टेबल का नाम, तो माई डीबी डॉट माई टेबल। और क्या किया इसने, चेक किया, क्या चेक किया, स्टेटस चेक किया, मिला क्या, तो ओके, मतलब हमारी टेबल करप्टेड नहीं है। अब शो टेबल स्टेटस जानना हो हमको, तो डाटाबेस के अंदर ये जो है डिटेल जो है टेबल्स का मेटा डेटा दिखाएगा और परफॉर्मेंस मैट्रिक दिखाएगा। तो नॉन टेम्परेरी जितनी भी करेंट डाटाबेस है उसके अंदर जो टेबल्स हैं सबको ये दिखा देगा। तो शो टेबल स्टेटस \g करते हैं। देखिए इसने जो दिखाया है वो ये सब दिखाया है, सारे टेबल जो जो करेंटली एक्टिव टेबल हैं, दो टेबल है, माई टेबल और ये जो है टेम्प, ये टेम्प जो है और दूसरा जो है माई टेबल। अब डाटाबेस का नाम दिया इनोडीबी जो माइस्क्यूएल का डिफॉल्ट डेटाबेस है, और एवरेज रो लेंथ दिखाया, फिर डेटा लेंथ दिखाया, कि क्रिएशन टाइम दिखाया, ये डेट बता दिया कब डाटाबेस क्रिएट हुई, डाटाबेस ये टेबल कब अपडेट हुई, ये सब दिखा दिया। और उसने जो है, और दूसरी जो टेबल है उसका दिखा दिया, ये टेम्प नाम है, इनोडीबी इसका डिफॉल्ट इंजन है, और इसमें अभी कुछ रो लेंथ और डेटा का लेंथ बता दिया, टेबल क्रिएशन टाइम ये दिखा दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं शो टेबल स्टेटस \g से करेंटली ओपन डेटाबेस में जितनी टेबल्स हैं सबके बारे में ये दिखा देगा। अब हमको डाटाबेस का इंजन चेंज करना है, मतलब जो ड्राइव करता है माइस्क्यूएल डेटाबेस को, तो डिफॉल्ट तो डेटाबेस का इंजन है वो इनोडेबी है। इनोडेबी सपोर्ट करता है एसी ट्रांसैक्शन को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि करप्ट ना हो ट्रांसैक्शंस के। डाटाबेस का रो लेवल की लॉकिंग करता है, मतलब एक किसी भी रो में अगर डाटा मतलब हम इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो रोज को लॉक कर देता है ताकि वो करप्ट ना होने पाए। दूसरा ये फॉरेन की का इसमें भी प्रोविजन है। तो इनोडीबी जो इंजन है काफ़ी अच्छा है और बाय डिफॉल्ट है। माई आज जो है माई ISAM, ये डज नॉट सपोर्ट ट्रांसेक्शन को नहीं सपोर्ट करता, और रिलाइज ऑन टेबल लेवल लॉकिंग, पूरे टेबल को ही लॉक कर देता है और फॉरेन कीज को इग्नोर कर देता है। तो ये ज़्यादातर नहीं यूज होता है, ज़्यादातर इनोडीबी ही यूज होता है। लेकिन अगर हमको डाटाबेस इंजन चेंज करना हुआ तो इसका कमांड है, मतलब हम यूज कर सकते हैं, मतलब माई टेबल जो हमारा टेबल है वो किस डाटाबेस इंजन का यूज करे, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम माई टेबल, फिर इंजन इक्वल टू माई
ISAM। तो अब ये डिफॉल्ट InnoDB की जगह यहाँ पर माई ISAM का इंजन का यूज करेगा। देखिए कॉपी अगर हमने किया और यहाँ पर ये कमांड अगर हम देते हैं, देखिए क्वेरी ओके हो गया। अब हमने अल्टर कर दिया, अब इंजन जो है माई माई ISAM हो गया। अब हमको टेबल स्टेटस जानना हो कि कौन कौन से इंजन है किस किस टेबल में, तो देखिए यहाँ पर ये कमांड दे रहे हैं माई टेबल का। हमने अभी इंजन चेंज किया है, तो ये हो गया। यहाँ पर कमांड फिर से देंगे, टेबल का स्टेटस देखेंगे। देखिए अब देखिए ये दिखा दिया, माई टेबल का हमने इंजन माई ISAM कर दिया तो वो दिखा दिया, लेकिन जो टेम्प टेबल थी उसका InnoDB ही है अभी डिफॉल्ट। तो इस तरह से हम किसी भी टेबल का इंजन चेंज कर सकते हैं। और लेकिन वापस हमको अगर करना है जो डिफॉल्ट है, क्योंकि ये सुपेरियर है, तो अल्टर टेबल फिर माई टेबल, अल्टर टेबल से ही होगा। अल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम माई टेबल, फिर इंजन इक्वल टू InnoDB हम कर देंगे, तो वापस जो है InnoDB का अब हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये दें कमांड, देखिए क्वेरी ओके हो गई। अब यहाँ पर जो है अब टेबल स्टेटस हम फिर अगर यूज करें, शो टेबल स्टेटस \C, तो ये माई टेबल का भी दिखा देगा और इंजन भी दिखाएगा। देखिए इसने दिखा दिया यहाँ पर। अब जो है माई टेबल का इंजन InnoDB हो गया, जो पहले भी था। अब एक बार हम देख लेते हैं ID नेम सैलरी में कौन कौन सी वैल्यूज हैं माई टेबल में। तो ये कमांड है सेलेक्ट कमांड, और फिर कॉलम का नाम देंगे। सारे कॉलम को देखना है तो सेलेक्ट स्टार कर देंगे। तो हमको ID नेम और सैलरी देखना है माई टेबल में, तो हम सेलेक्ट फिर कामा से सेपरेट करके कॉलम का नाम लिखेंगे, फ्रॉम फिर टेबल का नाम। तो अब इस कमांड को देते हैं तो देखिए ID नेम सैलरी में ये दिखाई दे। ID तो प्राइमरी की है, इतना 12 तक वैल्यू है। नेम में है ये 12 रिकॉर्ड हैं, और कोई नल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब इसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट रन कराते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेलेक्ट ID नेम सैलरी फ्रॉम माई टेबल वेयर एज इक्वल टू नल करते हैं। देखिए अभी एज तो दिख नहीं रहा है, तो एक बार और हम सेलेक्ट देते हैं जिसमें हम एज भी कर देते हैं, ID कामा एज, ये कमांड हम देते हैं। देखिए अब इसमें एज कॉलम में बाकी तो वैल्यू हैं, एक 5 ID पर नल वैल्यू है, और 10 11 12 ID पर भी नल वैल्यू है एज कॉलम में। तो इसके ऊपर हम क्वेरी करते हैं ये वाली सेलेक्ट ID, यहाँ पर एज कर देते हैं। सेलेक्ट ID एज नेम सैलरी फ्रॉम माई टेबल वेयर एज इक्वल टू नल करते हैं, मान लीजिए। देखिए क्या होता है, इक्वल टू देते हैं, ऑपरेटर देते हैं नल कॉलम के ऊपर। एम्प्टी सेट दिखा दिया, इसलिए दिखा दिया कि जो नल वैल्यू है उसके ऊपर इक्वल टू ऑपरेटर हम नहीं लगा सकते। एज यहाँ तो नल लिखा है, लेकिन इसको सेलेक्ट करने के लिए एज इक्वल टू नल नहीं लिख सकते, क्योंकि नल तो कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ इक्वल टू वाली बात ही नहीं आएगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एज इक्वल टू नल नहीं लिखेंगे, इसीलिए कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया। जबकि यहाँ पर 4 रिकॉर्ड हैं जो नल वैल्यू है एज की, तो नल के साथ इक्वल टू ऑपरेटर हमको नहीं लगाना है। ऐसे ही नॉट इक्वल टू भी नहीं लगाना है। अब सेलेक्ट ID ये सब अगर करेंगे हम, जिसे एज ही कर दे, एज, ये अगर कमांड दें माई टेबल एट नॉट इक्वल टू नल, तो देखिए ये कमांड दें अगर,
यहां भी दिखे दिया, एज नॉट इक्वल टू नल भी ये दिखा दिया, मतलब ये क्वेरी मैच ही नहीं की, नल किसी भी के इक्वल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है नल के साथ यूज करने के लिए। तो हमको क्या करना होगा, इज ऑपरेटर का यूज करना होगा, इज या नॉट इज। तो यही अगर हम क्वेरी करते हैं, सेट सेलेक्ट आईडी एज होम सैलरी फ्रॉम माई टेबल वेयर एज इज नल, तो इज नल से ले लेगा। देखिए दिखा दिया, एज में जहां जहां नल है वो सारे रोज को दिखा दिया। तो ये ध्यान रखिए, नल कॉलम में जो कंपेयर करेंगे इज ऑपरेटर के साथ, एज इज नल। अब इज नॉट भी कर सकते हैं, तो वो यहां पर सिलेक्ट सिलेक्ट एज, सिलेक्ट एज आईडी एज नेम सैलरी फ्रॉम माई टेबल यहां पर वेयर वेयर एज इज नॉट नल। ये पूरा कमांड हमको देना पड़ेगा, मतलब वो रोज देखना है जहां पर एज कॉलम में नल वैल्यू नहीं है। दिखा दिए, इन रोज को दिखाया जहां एज में नल नहीं है। अब दो कंडीशन में हम डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे कॉलम दिखाना है जिसमें एज जो है नल नहीं है, मतलब एज कॉलम में कोई वैल्यू है और वो वैल्यू 22 से ज्यादा है। तो हम दो चीज देखेंगे वेयर के बाद, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 22, मतलब कि वो सारे रोज दिखाओ जिनमें एज कॉलम में वैल्यू 22 है या 22 से ज्यादा है, और एज इज नल या तो नल है। तो उन रोज को दिखाओ जिसमें एज की वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, अगर दिया है तो 22 से ज्यादा है, तो वो हमको दिखाना पड़ेगा। यहां पर एज कर देते हैं, सेलेक्ट आईडी एज नेम सैलरी फ्रॉम माई टेबल वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 और एज इज नल। देखिए ये सारे एज जो दिखा रहा है 22 या 22 से ज्यादा है, और या तो नल वालों को दिखा रहा है, 22 एज से कम वाले को नहीं दिखा रहा है, जिसे 18-19 एज है वो नहीं दिखाया। तो हम आप ऑपरेटर और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर जैसे हमने लगाया है नल के साथ और एक वैल्यू के साथ भी दे दिया है, तो कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू हो जाएगा पूरी वैल्यू। अब हमको कंडीशन जानना चाहते हैं, माई टेबल में वो रो हमको देखना है जिनमें सैलरी या तो 5700 से ज्यादा हो, या सैलरी जो है नहीं, सैलरी या तो 5700 है या सैलरी 3000 है। तो दोनों के ऊपर हम और लगाएंगे, वेयर में देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी इक्वल टू 5700 और सैलरी इक्वल टू 3000। तो दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो वो उसको जो है वही रो दिखाएगा, उन्हीं रो को दिखाएगा। इसको अगर कमांड दें, देखिए ये सारे रोज दिखाए जिसमें या तो सैलरी 3000 है नहीं तो 5700 है। तो ये और ऑपरेटर का यूज है। और ऐसे ही ये तो हमने डेसिमल कॉलम के ऊपर किया है। स्ट्रिंग जिसे नाम भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं हमको वो रोज देखना है जहां पर नाम जो है वीरेंद्र या नाम जो है महेश, ये दोनों नहीं है, मतलब वीरेंद्र और महेश नेम वाले कॉलम में न वीरेंद्र हो न महेश हो। तो हम लगाएंगे वेयर के बाद नॉट लगा देने से देखिए ऐसे इसको ट्रीट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर नेम इक्वल टू वीरेंद्र, ये वो कॉलम सेलेक्ट करेगा जहां जहां नाम वीरेंद्र है, और नेम इक्वल टू महेश वो सेलेक्ट करेगा जहां नाम महेश है। तो इसके ऊपर और लगा देंगे तो ये पूरा
उन रोज को सेलेक्ट करेगा जहां पर नाम या तो महेश है या तो वीरेंद्र है, लेकिन इस पूरे सेगमेंट के ऊपर नॉट लगा दिया तो वो सिलेक्ट करेगा जहां ये दोनों में से कोई भी नहीं है। तो नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट कर देता है पूरे सिलेक्शन को। तो इस कमांड को अगर हम देखें तो वो रो दिखाएगा जहां नाम की जगह पर महेश और वीरेंद्र नहीं है। देखिए नेम में से कोई भी महेश और वीरेंद्र नहीं है, जबकि ऊपर वाले में होंगे। देखिए ये वीरेंद्र ही है, यहाँ पर वीरेंद्र है तो वो लेकिन नहीं दिखा रही। तो इस तरह से हम नॉट लगा सकते हैं। वेयर के बाद नॉट लगाकर फिर ये हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे और का यूज कर सकते हैं। अब हमको जानना चाहता है कि वो सारी रो दिखाओ जिसमें सैलरी कॉलम में वैल्यू 3000 और 6000 के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर वेयर के बाद कॉलम का नाम आया सैलरी, फिर बिटवीन कीवर्ड है। बिटवीन के बाद सैलरी किसके किसके बीच होना चाहिए, 3000 और एंड ऑपरेटर है 6000। 3000 एंड 6000 मतलब ये वो रोज दिखाएगा जहां सैलरी जो है 3000 और 6000 के बीच में है। देखिए ये सारी सैलरी 3000 और 6000 के बीच में है। जो ज्यादा सैलरी है इनसे, जैसे 9000 वाले को नहीं दिखाया, 6600 को भी नहीं दिखाया। तो इस तरह से हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं एक कॉलम के बीच, मतलब किसी रेंज में वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए। तो वेयर के बाद कॉलम का नाम सैलरी, फिर बिटवीन, उसके बाद दोनों वैल्यू लिखना है, लोवेस्ट और मतलब लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू के बीच में। इसका उल्टा करना है, जैसे हमको जानना है कि 2000 और 5700 के बीच में जो भी सैलरी वाले हैं उनको नहीं दिखाना है, तो बिटवीन की जगह पर नॉट बिटवीन कर देंगे। तो सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम माई टेबल वेयर सैलरी, मतलब सैलरी कॉलम की वैल्यू नॉट बिटवीन किनके किनके बीच न हो, 2000 एंड 5700 के बीच में न हो। ये वो सारी रो ये दिखाएगा। देखिए ये साली सैलरी जो है 6000, 8000, 9000, ये सब 2000 और 5700 के बाहर है। तो नॉट बिटवीन का यूज हम इस केस में कर सकते हैं। अब हम कुछ कैरेक्टर वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट रन कराते हैं। वेयर के बाद नेम लाइक के बाद देखिए ये सिंगल कोट में कैपिटल एस लिखा, उसके बाद परसेंट लिख दिया। इसका मतलब कि नेम वाली फील्ड में शुरुआत में एस कैपिटल एस हो, उसके बाद परसेंट का मतलब कुछ भी हो। ये वाइल्ड सिंबल है, वाइल्ड कैरेक्टर यहाँ पर माइस्क्वेल के लिए। मतलब कि एस परसेंट मतलब कि शुरुआत में कैपिटल एस हो और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है नेम वाली कॉलम में। तो वो सारे रो दिखाओ जिसमें नाम जो है कैपिटल एस से शुरू होता है। इस कमांड को अगर देंगे यहां पर तो ये रन कराएगा। ये केवल वही रो दिखाया जिसमें देखिए इन सारे नाम जो कैपिटल एस से शुरू होते हैं। अब अगर हमको जानना है कि नाम जो है, देखिए लाइक के बाद ये आया अंडरस्कोर, फिर इन लिखा, फिर परसेंट लिख दिया। इसका मतलब शुरू में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। देखिए ये अंडरस्कोर जो है ये भी वाइल्ड है फॉर सिंगल कैरेक्टर, मतलब कि एक अंडरस्कोर है, मतलब शुरू में कोई भी कैरेक्टर हो लेकिन उसके बाद इन हो, IN हो स्मॉल से, उसके बाद परसेंट हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब शुरू में कोई भी कैरेक्टर हो, उसके बाद इन हो, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो। और यहां पर हमने और लगा दिया। मतलब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि नेम मतलब नेम कॉलम में ही ऐसे भी हो सकता है, मतलब शुरू में अंडरस्कोर हो, उसके बाद AN हो, उसके बाद परसेंट है, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कई कैरेक्टर। तो अंडरस्कोर एक कैरेक्टर के लिए, परसेंट कई कैरेक्टर के लिए मैच कराएगा।
मतलब ये है कि ये इसके लिए है कि दूसरा जो है पहले के बाद दो दो नाम वाले कॉलम में पहले कैरेक्टर के बाद बाकी दो या तो इन हो या तो एन हो, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो वेयर के बाद में हम ये लिखेंगे, वेयर नेम लाइक ये और लाइक वो, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लेगा क्योंकि और का हम यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिनेश दिखाया तो डी है, फिर इसके बाद आई एन है, उसके बाद कुछ भी है ई एस एच। यहाँ पर भी दिनेश दिखाया, फिर यहाँ देखिए कैपिटल एस है, फिर ए एन है। तो हमने दिया था या तो आई एन हो या तो ए एन हो। अब ए एन के बाद दीप आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट होते हैं ये जो है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वेयर के बाद नेम कॉलम में नेम लाइक, फिर कैपिटल ए, फिर एन आई। मतलब शुरुआत में कैपिटल ए हो, फिर एन हो, आई हो, और लास्ट में एक सिंगल अंडरस्कोर है, मतलब एक ही कैरेक्टर हो यहाँ पर लास्ट में, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। इसको क्वेरी को रन कर सकें अगर हम, तो यहाँ पर ये दिखेगा। ये केवल अनिल को दिखाया कि लास्ट में अनिल एल ही एक ही है। अब हमको कई नामों के अंदर क्वेरी करना है कि इन इन नामों में से हो वो दिखाए। तो हमको वही रो देखना है जिनमें नेम कॉलम में ये या तो सुभाष हो, अनिल हो, दिनेश हो, सुरेश हो और सोहनी हो। तो इन सबको ब्रैकेट में कर देंगे, इन सारे नामों को, और इन के बाद रखेंगे। तो वेयर नेम इन, वेयर नेम इन के बाद ब्रैकेट खोलेंगे, एक एक नामों को कामा से सेपरेट करके लिखेंगे, लास्ट में सेमी कॉलन। तो वो दिखा देगा इन नामों में से जो भी नाम हो नेम कॉलम में, उन्हीं रोज को दिखाएगा। तो हमने सुभाष, अनिल, दिनेश, सुरेश, सोहनी ऐसे दिया है। तो ये देखिए ये नाम जो है दिखा देगा यहाँ पर। देखिए दिनेश दिखा दिया, अनिल दिखा दिया, सोहनी दिखा दिया। मतलब ये अनिल, दिनेश और लास्ट वाली सोहनी, सुरेश वगैरह था ही नहीं। अब अगर ये नाम न हो उनको दिखाओ, तो इनकी जगह पर ये इनकी जगह पर नॉट इन कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसका। तो वेयर के बाद लिखेंगे कॉलम का नाम नेम नॉट इन, किनके बीच में ना हो तो ब्रैकेट देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वो नाम देंगे जो जो नाम नहीं होने चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं अगर, तो रन कराएंगे तो ये ऐसे दिखा देगा। देखिए वो नाम छोड़कर बाकी नाम जितने हैं सब वाला रोज इसने दिखा दिया। तो इस तरह से हम करते हैं। अब अगर हम डेटाबेस से एग्जिट करना हो तो कमांड है एग्जिट। तो माई यूजर नाम से जो लॉगिन किए थे उससे बाहर आना है, तो ये माई एसक्यूएल क्या शेल से ही हम एग्जिट कर जाएंगे, ये पूरा हम बाहर आ जाएंगे। एग्जिट कमांड फिर सेमी कॉलन। देखिए बाई आ गया लिख के, तो मतलब कि हम एग्जिट कर गए। अब मान लीजिए जो डेटाबेस है माई डीबी, इसको हमको सेव करना है फाइल के रूप में डॉट एसक्यूएल एक्सटेंशन से। तो उसके लिए कमांड है कि नॉर्मली ऐसे है, एक माई एसक्यूएल डंप आता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कमांड है माई एसक्यूएल में। तो माई एसक्यूएल डंप, फिर माइनस यू के पीछे इसके बाद स्पेस देकर यूजर का नाम लिखेंगे। रूट देते हैं क्योंकि रूट जो है माई एसक्यूएल में एडमिन यूजर होता है, तो कुछ भी कर सकता है। फिर माइनस पी देंगे और स्पेस दे करके डाटाबेस का नाम लिखेंगे माई डीबी। और ये रिडायरेक्शन ऑपरेटर है ग्रेटर देन, उसके बाद फाइल का नाम जो देना चाहते हैं, तो माई डीबी फाइल डॉट एसक्यूएल नाम से। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहां से यहां तक माई एसक्यूएल डंप माइनस यू रूट माइनस, यहां से यहां तक जो है ये बोल रहा है कि माई एसक्यूएल डंप कमांड को यूज करो, क्योंकि डेटाबेस को सेव करना है और रूट यूजर के रूप में। माइनस पी तो अभी देंगे तो पासवर्ड मांगेगा। लेकिन मेन चीज ये है कि माई डीबी ग्रेटर देन माई डीबी फाइल डॉट एसक्यूएल, मतलब कि माई डीबी जो डाटाबेस है उसको रीडायरेक्ट कर दो माई डीबी फाइल डॉट एसक्यूएल के नाम से। मतलब इस डाटाबेस माई डीबी को माई डीबी फाइल डॉट एसक्यूएल नाम से उसी डायरेक्टरी में सेव करो जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं अभी, जहां से माई एसक्यूएल रन किया है।
लेकिन अगर इसी कमांड को हमको लाइनक्स में करना होगा, विंडोज में तो ठीक है, लाइनक्स में करना होगा तो इसके पहले सूडो कमांड देना पड़ेगा। सूडो, सूडो मतलब लाइनक्स का एडमिन यूजर। तो सूडो लिखेंगे, उसके बाद वही कमांड देंगे, माइस्क्वल डम -u रूट -p माईडीबी, फिर ग्रेटर देन फाइल का नाम। तो हमारा सिस्टम लाइनक्स है तो हम ये कमांड देंगे पूरा। तो ये माईडीबी को फाइल में ये सेव कर देगा। सेमीकोलन यहाँ नहीं देना है क्योंकि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल पर यूज कर रहे हैं, माइस्क्वल में नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये जो है पासवर्ड फॉर प्रदीप आ गया, मतलब लाइनक्स का यूजर का पासवर्ड देना है। अब इंटर पासवर्ड फिर से आ गया तो मतलब ये यूजर का नाम माइस्क्वल यूजर के नाम से करना है। तो माई यूजर का पासवर्ड है MyUser@1। तो इसका जो है हमने यूजर का नाम दिया है यहाँ पर, यहाँ पर जो दिया है MyUser@1 पास दिया है, तो हमको पास देना पड़ेगा, तो वही पासवर्ड देना पड़ेगा। अब देखिए ये वापस कर दिया तो हम सिस्टम में देख सकते हैं कि बनी है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ पर होम जाते हैं, क्योंकि होम से ही हम काम कर रहे थे। तो देखिए इसने बना दिया ये माईडीबी फाइल .sql के नाम से। अब इस फाइल को अगर हम ओपन करेंगे तो ये माईडीबी डाटाबेस इसमें सेव हो गया। MySQL ने खुद कमांड रन किया और देखिए MySQL डम कमांड यूज हुआ, ये सब बता रहा है, लाइनक्स सिस्टम बता रहा है, होस्ट लोकल होस्ट बता रहा है, डाटाबेस माईडीबी है और सर्वर का वर्जन यूज कर दिखा रहा है। अब ये सब एसक्यूएल के कमांड है। इस पूरे एसक्यूएल को कमांड को अगर हम रन कराएंगे तो फिर से डाटाबेस कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पर बना सकते हैं। देखिए ड्रॉप टेबल, इफ क्रिएट टेबल, देखिए माई टेबल, फिर उसका टेबल का स्ट्रक्चर बता दिया, जो जो भी बना हुआ था, डेट है, डेट टाइप का डीओजे है, आईडी है, ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी, जो भी हमने किया था डाटाबेस में वो सारा स्ट्रक्चर को एसक्यूएल के फॉर्मेट में दे दिया, ताकि इस फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर हम रन करेंगे तो हमारा डाटाबेस बन जाएगा, वो वैल्यूज भी आ जाएंगी। अब देखिए इंसर्ट इनटू भी कमांड रन करवा दिया एसक्यूएल मतलब .sql फाइल में। तो ये सारी वैल्यूज के साथ पूरे टेबल्स का स्ट्रक्चर ये सारा आ जाएगा। एक टेम्प टेबल बनाया था वो भी आ गया क्रिएट टेबल को, तो इसलिए होता है। अब देखिए अल्टर टेबल भी कमांड ये सब आ गया, ये सब इंसर्ट जो भी हमने किया था पूरी चीजें जो हैं एक फाइल के रूप में सेव हो गई हैं। तो हम इस तरह से किसी डाटाबेस को, माइस्क्यूएल के डाटाबेस को हम सेव कर सकते हैं किसी एसक्यूएल फाइल के नाम से, और उसका जो है हम मतलब कहीं और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हमने कमांड आज बताया। अभी इस सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।